सेल या फर्स्ट सेल, ये वाला दूसरा सर्कुलर घर जिसको हम लोग बोले एल सेल या सेकंड सेल, ठीक है ना, गॉट इट। अब दिमाग में एक चीज रखना है, इलेक्ट्रॉन जब घूमेगी तो या वो पहला सेल में घूमेगा या दूसरा सेल में या तीसरा सेल में या चौथा सेल में, ओके। ऐसा नहीं हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहला सेल और दूसरा सेल के बीच में कहीं घूम रहा है, नहीं, इलेक्ट्रॉन घूमेगी फिक्स्ड घरों में, फर्स्ट घर, सेकंड घर, थर्ड घर, फोर्थ घर, उनके बीच में नहीं घूम सकता इलेक्ट्रॉन। तो ये नील बोर का पहला स्टेटमेंट था। नील बोर का दूसरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, ये बोलता है कि एज लॉन्ग एज, बोलने का मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही या घूम रही है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो जब तक घूम रही है तब तक वो ना ही एनर्जी लूज करेगा ना ही एनर्जी गेन करेगा। बोलने का मतलब क्या, देखो, मान लो इलेक्ट्रॉन पहला घर में घूम रहा है, अब पहला घर में घूमने की एनर्जी है मान लो 5, ठीक है ना, पहला घर में घूमने की एनर्जी है 5, तो इलेक्ट्रॉन जब तक पहला घर में रहेगा वो किसी एनर्जी सोर्स से एनर्जी गेन नहीं कर सकता है, ना ही अपनी कुछ एनर्जी वो निकाल सकता है, ओके। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन जब तक एक पर्टिकुलर घर में घूमेगी, उस घर में घूमने का जितना एनर्जी है उसको उतना ही एनर्जी रख के घूमना है, वो किसी चीज से एनर्जी गेन नहीं कर सकता, ना ही अपनी एनर्जी को लीव कर सकता। गॉट इट, अंडरस्टूड। इसलिए ये जो ऑर्बिट्स हैं या जो ये रास्ते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनको स्टेशनरी ऑर्बिट बोला गया है। स्टेशनरी मतलब फिक्स्ड ऑर्बिट इसलिए क्योंकि उसमें एनर्जी जो घूमने की है वो फिक्स्ड रहनी चाहिए। समझ के बात को? तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जब तक घूमेगी एक पर्टिकुलर घर में, मान लो ये वाला घर में घूमने की एनर्जी 15 है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन तीसरा घर में घूम रहा है तब तक उसको 15 की ही एनर्जी मेंटेन करती है। समझ के बात को? चलिए, तो ये था दूसरा थ्योरी। तीसरा थ्योरी, अच्छा देखो, अक्सर बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है, मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जूनियर क्लास में आप लोग जो पढ़ के आते हो तो एक सवाल आपके दिमाग में उठ ही जाता है, तो सवाल का जवाब पहले मैं आपको दे दूं। देखो, आपने ये सोचता होगा दिमाग आपका अभी कि सर जब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है तो एक ही सेल में ना वो एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो ये दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल कहां से आ गया फिर? ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठा होगा कि सर आप बोले कि नील बोर का मॉडल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जहां रहेगा वहां वैलिड रहेगा, बट जब एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है तो ये दूसरा सेल, तीसरा सेल का क्या जरूरत है? क्योंकि आपने तो ये पढ़ा हुआ है कि पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ओके। तो मैं आपका इस सवाल का जवाब आपको दे दूं कि देखो, इलेक्ट्रॉन जब पहला घर में घूम रहा है, ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन जब थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी कोई सोर्स से गेन कर लेगा ना, तो ये वाला पहला सेल से दूसरे सेल में जा सकता है, और एनर्जी ये गेन कर लिया तो तीसरे सेल में जा सकता है, और एनर्जी गेन कर लिया तो चौथे सेल में जा सकता है। अंडरस्टूड? ठीक है ना। एनर्जी लूज करेगा तो चौथे से तीसरे में आ जाएगा, और लूज करेगा तो दूसरे में आ जाएगा। अंडरस्टूड? समझ के बात को? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का खेल होगा जो ऊपर नीचे जाते रहे। गॉट इट? और कुछ पूछना चाहते हैं? बोलिए सर। जो पहला सेल जो जंप करे दूसरा सेल में, तो पहला सेल खाली रहेगा? हाँ, वो जगह खाली हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ओके। तो अनस्टेबल नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, देखो मैं बताऊंगा, आस्ते आस्ते क्लियर होगा आपको। सेल नाम की कोई चीज होती नहीं है, डिस्टेंस होती है। आपको मालूम है ना कि यहाँ पे यस। इलेक्ट्रॉन घूम रही है तो एक डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो थोड़ा एनर्जी उसको मिल गया तो थोड़ा दूर चला गया, ओके। यस। गॉट इट? चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन
जंप कर सकता है, सुनना बात को, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है हायर से लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, या लोअर से हायर जा सकता है, ठीक है ना। देखो ध्यान से आप सुनना मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूं। मान लो इस डिस्टेंस पे घूमने का एनर्जी 5 है। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, आपको दिखने में दिक्कत होगा। मान लो इस घर में घूमने का एनर्जी 5 है, इस घर में घूमने का एनर्जी 12 है, इस घर में घूमने का एनर्जी 17 है। मान लो, मैं जस्ट बोल रहा हूं, एज्यूम करो, ओके। अब इलेक्ट्रॉन मानो यहां पे घूम रही है। अब मानिए एक पल के लिए ये किसी एनर्जी सोर्स से मानो 7 की एनर्जी गेन कर लिया। तो 7 की एनर्जी गेन कर लिया, तो पहले इसके पास 5 था और 7 एनर्जी गेन हो गया, मतलब 12 एनर्जी गेन हो गया। तो 12 एनर्जी जैसे ही उसके पास हुआ, तो अब वो ये घर में नहीं टिकेगा, वो इस घर से ये घर में आ जाएगा। समझ गए बात को? अब सर मानिए, हाँ बोलिए बेटा। सर पर लेकिन जब सर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तब तो नहीं ना गेन कर सकता। नहीं, वही ना बोल रहा हूं कि ये देखो यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे वो जब तक घूम रहा है उसकी 5 की एनर्जी है। अब यदि उसने मान लो गेन कर लिया, अब मान लो 7 का एनर्जी गेन कर लिया, तो गेन कर लिया तो अब इस घर में वो नहीं घूम सकता। अब इस घर को उसको छोड़ देना होगा। तो इस घर को छोड़ देगा तो ये आ जाएगा कौन से घर में, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे घूमने लग जाएगा यदि उसने एनर्जी गेन कर लिया। समझ गए बात को? गॉट इट? चलिए अब देखो ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे आ चुका है। बोलिए सर। के सेल में मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक भी का बात नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब वो ये इलेक्ट्रॉन एल में आ चुका है। ध्यान से सुनिए, आप लोग क्लियर होगा आइडिया, आराम से सुनो बात को पहले। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन जब ये वाला लोअर सेल से हायर सेल में गया तो उसने क्या किया, उसने एग्जैक्ट उतना एनर्जी गेन किया जितना उसको नेक्स्ट हायर घर में जाने के लिए चाहिए। ओके, इसका मैं थोड़ा सा एनर्जी चेंज कर देता हूँ। इसका मैं मानो एनर्जी 19 कर दे, 19 करने, इसको मैं 20 कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब मानिए एक पल के लिए ऐसा मानिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है 20 वाले घर में। अब जल्दी से आप थोड़ा दिमाग लगा के मुझे बताना, मानो इस इलेक्ट्रॉन ने 15 का एनर्जी लीव कर दिया, तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो इस घर में घूम पाएगा अब? नो सर। नो सर। अब वो कहाँ चल जाएगा? के सेल। के सेल में। समझ गए ना बात को? गॉट इट? चलिए ये कहानी। तो देखो ये स्टेटमेंट को आप लोग पढ़ लो। इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, ऊपर से नीचे आ सकता है। जब ऊपर से नीचे आएगा तो रिलीज करेगा एनर्जी, ठीक है ना। ऊपर से नीचे घर में आएगा तो रिलीज करेगा एनर्जी, ओके। और लोअर घर से हायर वाला घर में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, किसी सोर्स से वो एब्जॉर्ब करेगा। कैसे एब्जॉर्ब करेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, किससे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा नहीं करेगा। समझ के बात को? ये क्लियर है? अब चलो एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मानो, एक सेकंड बच्चों, होल्ड करना, ओके। मान लीजिए ये वाला एनर्जी घर है 5, ये वाला एनर्जी घर है 12, ओके। ये वाला एनर्जी घर है 20, ये वाला एनर्जी घर है 28। मुझे एक बात बताओ, एक 6 का एनर्जी इसके ऊपर गिर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। मुझे एक बात बताओ, क्या ये 6 का एनर्जी गेन करेगा? नो सर। नो सर। क्योंकि 6 का एनर्जी गेन करेगा तो उसके पास 11 एनर्जी होगी, और 11 एनर्जी वाला कोई घर है ही नहीं, तो वो एनर्जी को वो गेन करेगा ही नहीं। समझ गए बात को? वो उसी एनर्जी को गेन कर सकता है जिसको मिलाने से उसमें कोई सेल वाली एनर्जी हो जाए। समझ गए बात को? ये दिमाग में? हाँ बोलो बेटा। अगर सर 8 गिरेगा तो सर? 8 गिरेगा तो 13 में, 8 और 5 13 होता है, तो 13 वाला कोई घर है क्या? नहीं, नहीं गेन करेगा वो, यस। एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, ओके। आप बोलोगे तुम 23 की एनर्जी आ रही है, 23 की एनर्जी इसके ऊपर गिरी, तो 23 का एनर्जी गेन करके वो कहाँ भाग जाएगा बोलो तो? एम 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 जो एम भी सेल।
n सेल में आ जाएगा। समझ गए बात को? ये क्लियर हो गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत। ओके, तो बोलने का मतलब यही है कि एग्जैक्ट उतना ही एनर्जी उसको लूज करना है या गेन करना है जितना उस घर में जाने के लिए चाहिए। चलो आप ध्यान से देखना, देखो ये स्टेटमेंट आप लोग नहीं पढ़े होंगे। ये स्टेटमेंट में एक चीज पहले मैं आपको समझा देता हूं, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, आपने लीनियर मोमेंटम पढ़े हो आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग बच्चे अच्छे हो और जवाब देते हो। तो आज क्लास में कोई नया बच्चा भी है क्या? एकदम पहला दिन हाँ, क्या बोल रहे बेटा? पवन कुमार साहू, मैं नया हूँ सर। अच्छा, नया बच्चा पवन कुमार साहू है। तो पवन, आपको पुराने 2 लेक्चर्स मिले थे, उसको देखे हो? नहीं सर। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं नया टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट किया हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ओके चलिए। ओके। बट बाकी 2 लेक्चर के वीडियोस आपको भेज दिए जाएंगे, उनको प्लीज देख लेना, ठीक है? चलिए, अब ये चौथा नील बोहर का थ्योरी जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले एक चीज बताऊंगा, एंगुलर मोमेंटम। बालकगण मुझे ये बताना कि लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा हुआ है, लीनियर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? मोमेंटम फोर्स इनटू एक्सक्लेमेशन, मास इनटू वेलोसिटी। वेरी गुड वेरी गुड, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, मास इनटू वेलोसिटी होती है मोमेंटम, ठीक है? लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मतलब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अब मानिए कि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन के लिए आप क्या करो, लीनियर मोमेंटम को यदि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ से इनटू कर देते हो तो आपको मिल जाती है एंगुलर मोमेंटम। समझ गए बात को? लीनियर मोमेंटम को आप किससे इनटू कर दोगे? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो आपको मिल जाएगी एंगुलर मोमेंटम। तो ये वाली हो गई एंगुलर मोमेंटम, जिसको एल अक्षर से डिनोट किया जाता है, बड़ा एल से कभी का। अच्छा मुझे बताओ, तो लीनियर मोमेंटम को कौन से अक्षर से डिनोट किया जाता है? किसी को याद है? सर पी से। पी सर, पी। वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आप लोगों का जिसने बताया मुझे आंसर? पवन। और एक प्रिया सर। वेरी गुड बेटा, पवन एंड प्रिया। ओके, तो लीनियर मोमेंटम होती है मास इनटू वेलोसिटी, और मास इनटू वेलोसिटी को रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ से इनटू कर दी तो एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना? तो सर्कुलर मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम। आप ध्यान से देखिएगा, ये नियम क्या बोलता है? ये नियम बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा उन्हीं घरों में, इलेक्ट्रॉन घूमेगा उन्हीं घरों में जहां पे इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम, जहां पे इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम ये वाला वैल्यू का मल्टीपल होगा, ये वाला वैल्यू का मल्टीपल होगा। ओके, ध्यान से देखो, ये नियम क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन घूमेगी उन्हीं घरों में जहां पे उसकी एंगुलर मोमेंटम h/2π, ये कांस्टेंट है, उसका मल्टीपल होगा, उसका मल्टीपल होगा। मल्टीपल मतलब n टाइम्स। ओके, अब n का वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 डॉट 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 डॉट, मतलब सेल नंबर। गॉट इट? अब ध्यान से देखो, इन सबका ये जान लो, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, h होती है प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, जिसका वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है ना? तो ध्यान से देखना है कि h तो एक कांस्टेंट हो गया, 2π भी कांस्टेंट है। तो बोल रहा है, ये नियम जो है बोलता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं घरों में घूमेगी जहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल होगा। गॉट इट? अब देखो कहानी यहाँ पे, मुझे आप बच्चों बताना, मान लो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम का क्या वैल्यू होगा? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन यदि फर्स्ट सेल में घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम का क्या वैल्यू होगा? h/2π। यस, h/2π, n के जगह h लिख दो, सॉरी n के जगह 1 लिख दो।
दिस इज फॉर के सेल या फर्स्ट सेल। आप बच्चों मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन यदि एल सेल में घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम का क्या वैल्यू होगा? सर h by pi। h by pi। वेरी गुड, वेरी गुड। उसी प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं, थर्ड सेल में घूम रहा है तो क्या होगा उसका वैल्यू। ओके, ये दिमाग में रखिएगा। अब ये जो स्टेटमेंट है ध्यान से देखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ओके, ये जो मैं स्टेटमेंट दिया हूं आप लोगों को, mvr इज इक्वल टू nh by 2 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको क्या बोला जाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से देखिएगा, इसको बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये स्टेटमेंट को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्यों बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, ध्यान रहेगा आप लोगों को कि आपसे पूछा जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या है? mvr इज इक्वल टू n इंटू h बाई 2 दिमाग में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये स्टेटमेंट मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आप लोगों के सामने। इलेक्ट्रॉन घूमेगी उन्हीं घरों में जहां पे उसकी एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 का मल्टीपल रहेगा। गॉट इट? और इस स्टेटमेंट को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। ओके, देखिए ये वाला आपने तो देख लिया कि मैं रिपीट कर दे रहा हूं सारे स्टेटमेंट को एक बार। इलेक्ट्रॉन घूमेगी के एल एम एन सेल में। ओके, अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के और एल सेल के बीच में घूमने लग जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। या तो वो के सेल में घूमेगा या तो एल सेल में घूमेगा। ओके, दूसरा स्टेटमेंट था कि जब तक वो एक घर में घूम रहा है उसको अपना एनर्जी फिक्स रखना है। तीसरा स्टेटमेंट था कि यदि उसने एनर्जी गेन कर लिया तो ऊपर घर में चल जाएगा, एनर्जी लूज कर लिया तो नीचे घर में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन घूमेगी उन्हीं घरों में जहां पे एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 का मल्टीपल रहेगा। कोई दिक्कत आप लोगों को नील बोर के स्टेटमेंट में? क्लियर? नो सर। चलो अब देखो बेटा, मैं बताता हूँ नील बोर के बारे में। अभी जितना मैं बताया हूँ तो बहुत सिंपल चीजें थे, बट आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं। नील बोर ने एग्जैक्टली ये डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया था जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन उन्होंने किया था कि जब इलेक्ट्रॉन के सेल में घूम रहा है तो उस सेल का रेडियस क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन एल सेल में घूम रहा है तो उस सेल की रेडियस क्या होगी। ओके, ये एग्जैक्टली उन्होंने कैलकुलेशन कर लिया था। और साथ में उन्होंने ये भी कैलकुलेट कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन जब के सेल में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एल सेल में घूमेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ये सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नील बोर ने किया था। बट ये सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे बट थोड़े देर बाद। ओके, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं। देखो, नील बोर का कहानी सुनो मेरे से ध्यान से। नील बोर एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, साइंटिस्ट तो है ही, आपको मालूम है बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं नील बोर, मतलब है नहीं थे, पर साथ में वो एक बहुत अच्छे स्टूडेंट भी थे। देखो क्या होता है, मतलब जो फॉरेन कंट्रीज होते हैं वहां पे जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको समर का महीना जब आता है ना, गर्मी का महीना, तो भारत का बच्चा लोग घर में बैठ के टीवी देखता है, बट फॉरेन का बच्चा लोग क्या करता है, कोई बड़े साइंटिस्ट के यहाँ चल जाएगा और उसके साथ रिसर्च में देखेगा कि वो लोग क्या क्या कर रहा है। ठीक उसी प्रकार नील बोर एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अपना समर का महीना का जो ट्रेनिंग होता है या बोलो इंटर्नशिप होता है, वो समय वो रथरफोर्ड के साथ बिताएं आधा समय थॉमसन के साथ बिताएं। तो नील बोर जब अपना मॉडल दे रहे थे तो उस दौरान उनके दिमाग में रथरफोर्ड के आइडियाज, नील बोर के आइडियाज का भयंकर इम्पैक्ट था।
और साथ में उस जमाने में साइंस में जो सारे डेवलपमेंट हो रहे थे उन सब चीजों को भी नील बोर ने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। ओके, आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि उस जमाने के कौन से 2 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स थे जिसने नील बोर के मॉडल पे प्रभाव डाला था। ओके, नील बोर को अपना मॉडल डेवलप करने में मदद दिया था। तो उस जमाने के 2 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लो। पहला था ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जिसको आप EM रेडिएशन भी बोल सकते हो। अब ये वाला क्या है, ये आपको बड़ा अजीब लगता होगा, सर ये क्या बोल रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है पहले ये मैं आपको हल्का सा बता दूं। अच्छा बच्चा लोग, मुझे एक बात बताना कि आप लोगों ने एक्सरे का नाम सुना है? यस सर। आप लोगों ने इंफ्रारेड रेज का नाम सुना है? यस सर। हाँ, रिमोट कंट्रोल इसी पे चलती है। जो टीवी वाला रिमोट कंट्रोल होता है वो इंफ्रारेड रेज पे चलती है। आप लोगों ने बच्चों अल्ट्रा वायलेंट रेज का नाम सुना है? Yes, sir. बच्चों आप लोगों ने विजिबल रेडिएशंस का नाम सुना? विजिबल मतलब लाल, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, इन सब लाइट का नाम सुना है? सुना है? No. इन सभी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्सरे, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेंट, विजिबल रेज, इन सबको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो, उस जमाने में रिसर्च चल रहा था और ये पता चला था कि जो एक्सरे होता है, इंफ्रारेड होता है, अल्ट्रावायलेंट होता है, विजिबल रेज होता है, इनके पास 2 प्रकार के चरित्र होते हैं। जैसे होता है ना कि इंसान का 2 प्रकार का नेचर होता है, एक अच्छा नेचर, एक खराब नेचर। उसी तरह ठीक उस जमाने में ये पता चला कि एक्सरे, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेंट, विजिबल रेज, इन सब के पास 2 प्रकार की कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर है दैट इज वेव नेचर है इसके पास। ओके, और दूसरा नेचर जो इसका है वो है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर बोलने का मतलब क्या है? ये जब ट्रेवल करती है तो इस तरह वेव की तरह ट्रेवल करती है। ओके, ये पहला नेचर हो गया। पार्टिकल नेचर बोलने का मतलब ये बोला गया उस जमाने में कि ये जो एक्सरे, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेंट हैं, ये सब बने हुए हैं छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स। ओके, गॉट इट? तो उस जमाने में एक एक्सपेरिमेंट, 2-4 एक्सपेरिमेंट हुए थे जो बताया ये चीज कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास 2 प्रकार के नेचर है। एक वेव नेचर, दिस वन, कि वो जब चलता है तो वेव की तरह चलता है, और दूसरा वो बना हुआ है छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट से, मतलब छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल से। इसको डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, दूसरा था एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा, अब ये वाला क्या है बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, जब मैं पढ़ाऊंगा तभी आपको समझ आएगा, अभी बिल्कुल समझ नहीं आएगा। बस दिमाग में ये रखो कि 2 एक्सपेरिमेंट उस जमाने में हुए थे जो नील बोर को अपना मॉडल बनाने में बहुत मदद किया। पहला डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड दूसरा एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। चलो सबसे पहले हम लोग पहला वाला को समझने का कोशिश करते हैं, दूसरा वाला बाद में देखेंगे। ओके, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पहला नेचर था वो था वेव नेचर। अब वेव नेचर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वेव समझते हैं क्या होता है। अच्छा बच्चों, आपने अक्सर सुना होगा कि समुद्र के नीचे भूकंप आया और जो नीचे में पत्थर इत्यादि थे वो घसका और नीचे से लावा निकला, और वो लावा क्या किया,
पानी में एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया, और पानी में एक डिस्टरबेंस के तहत जो एनर्जी आई वो एनर्जी पानी में ट्रेवल किया और शहर में जाके वो नुकसान करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुनामी। सुनामी सुना है ना, कि मतलब पानी के नीचे में भूकंप आती है तो क्या होता है, नीचे से लावा निकलता है तो पानी में एनर्जी जो आती है वो एनर्जी वाटर वेव्स बनाती है, और फिर वो वाटर वेव्स शहर में पानी घुसता है तो बहुत नुकसान करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुनामी। ओके, तो देखो वेव बेसिकली क्या होता है, ध्यान से पहले समझ लो। वेव क्या होती है? एक डिस्टरबेंस होती है। जैसे कि क्या हुआ था, पानी के नीचे जो धरती धस का जो लावा निकला वो पानी में एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया, ठीक है ना, और डिस्टरबेंस क्रिएट किया, उसके तहत जो एनर्जी आई वो आगे बढ़ी थी। तो सिंपल भाषा में यदि वेव हम बोले तो वेव एक डिस्टरबेंस होता है जिसमें एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन। अब देखो सुनामी का जो एपी सेंटर होता है, आप लोग जानते हो, हजारों किलोमीटर दूर रहता पर नुकसान बहुत दूर तक पहुंचती। तो यहाँ पे वाटर वेव्स हैं। क्या है? वाटर वेव्स है। अब मुझे एक बात बताओ, वाटर वेव्स एक जगह से दूसरा जगह कौन से मीडियम का सहारा लेके जा रहा है? पानी का सहारा लेके जा रहा है, वाटर का सहारा लेके जा रहा है। तो वेव क्या होता है? एक डिस्टरबेंस होती है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह। ओके, और वेव एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी मीडियम का इस्तेमाल कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस का इस्तेमाल कर सकती है। जैसे मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, आपके मोबाइल से आवाज निकल रही है। मुझे एक बात बताओ, आपके रूम से सॉलिड, लिक्विड, गैस सब कुछ निकाल दूं तो क्या आपको मेरा आवाज सुनाई देगा? नो सर। है ना। साउंड वेव एक ऐसी वेव है जिसको एक जगह से दूसरा जगह ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। पर कुछ ऐसे भी वेव्स होते हैं जो बिना किसी मीडियम के भी ट्रेवल करते हैं। जैसे कि सूरज से जो अल्ट्रा वायलेंट वेव्स आते हैं, ओके, अल्ट्रा वायलेंट रेज जो आ रहे हैं उसमें भी एनर्जी ही आ रही है ना, तो बीच में तो खाली जगह है तो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर रही है। ओके, तो वेरी सिंपल, ये जान लो कि वेव क्या होता है। वेव एक डिस्टरबेंस होती है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह तक। वहां पे किसी मीडियम का जरूरत पड़ सकता है या बिना किसी मीडियम का भी ट्रेवल करता है। जैसे कि ये देखो, पानी में यदि एक मैंने पत्थर गिरा दिया तो आप देख रहे हो पानी में एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ और वह डिस्टरबेंस पानी से बाहर जा रही है। ओके, जैसे कि देखो, ध्यान से देखो, मान लो पानी में एक पत्थर गिरा और वाटर के वेव्स गिरे और एनर्जी बाहर की ओर ट्रांसफर हो रही है ना। गॉट इट? तो एक डिस्टरबेंस हुआ, डिस्टरबेंस के तहत जो एनर्जी आई वो एनर्जी वेव के माध्यम से ट्रेवल हुई। सो दिस इज वाटर वेव। आपने ये देखा होगा। देखो वेव जो होती है, 2 मिनट रुकना, थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। वेव जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक वेव होती है मैकेनिकल वेव, दूसरी वेव होती है नॉन मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव्स उन वेव्स को बोलते हैं जिसको एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए मेटेरियल मीडियम की जरूरत है, मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस की जरूरत पड़ती है। जैसे कि साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए मेटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है। एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है जिसको डज नॉट कोई मेटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, ओके, एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए। और नॉन मैकेनिकल वेव्स के यदि मैं एग्जांपल बात करूं आपसे, तो लाइट वेव्स होते हैं, एक्सरे, सॉरी पेन मैं चेंज कर लेता हूं, ओके, एक्सरेज होंगे,
इंफ्रारेड रेज होंगे, विजिबल वाले रेज होंगे, एक्सेट्रा। देखो नॉन मैकेनिकल वेव्स ही जो होते हैं ना, इन्हीं को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला जाता है। और बेसिकली नील बोर ने इन्हीं वेव्स के स्टडी को डिटेल से गौर किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नील बोर ने अपने मॉडल के डेवलपमेंट में किस प्रकार के वेव्स के बारे में स्टडी किया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में स्टडी किया था, जिनके एग्जांपल है लाइट वेव्स, एक्सरेज, इंफ्रारेड, विजिबल रेज एक्सेट्रा। इनको एक जगह से दूसरा जगह ट्रेवल करने के लिए किसी मैटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वाली कहानी होगी। तो चलिए देखते हैं क्या इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वाली कहानी। देखो एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1886 या 87, मुझे ध्यान नहीं है डेट अच्छे से, फिर भी मतलब 1800 एंड तरफ की ही बात है, 1850 के बाद की ही बात है। एक साइंटिस्ट थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ओके, एक साइंटिस्ट थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। उन्होंने एक थ्योरी दिया था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड, मतलब वो फिजिक्स का एक थ्योरी दिए थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। उन्होंने फिजिक्स में एक थ्योरी दी थी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। ध्यान से देखिएगा वो थ्योरी उसने क्या दिया था। वो थ्योरी था कि कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल यदि एक्सेलरेटेड मोशन में है, कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल यदि एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये वाला थ्योरी कुछ और चीज के रिलेशन में दिया, बट नील बोर ने इसको एटम से रिलेट किया। कैसे रिलेट किया देखो बालक लोग, आप ध्यान से देखो। ओके, मान लीजिए ये वाला आपका एक एटम है, ठीक है ना। ये वाला एटम की न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों ओर। ओके, अब इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब है तो इसकी मोशन की डायरेक्शन ये वाली है। इलेक्ट्रॉन जब घूमते घूमते मानो यहाँ पे आ गया तो इसकी मोशन की डायरेक्शन ये हो जाएगी। जब घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा तो इसकी मोशन की डायरेक्शन ये हो जाएगी। जब घूमते घूमते यहाँ आएगा तो इसकी मोशन की डायरेक्शन ये हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, जब मोशन की डायरेक्शन बदलती है तो वेलोसिटी बदलता है कि नहीं बदलता है? यस सर। बदलता है। Yes, sir. जब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रही है तो उसकी वेलोसिटी बदल रही है। तो मुझे बच्चों बताना, जब वेलोसिटी बदल रही है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं है? यस सर। है ना? Yes, sir. तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का थ्योरी को एटम से अब रिलेट किया गया कि इलेक्ट्रॉन भी तो एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन में तो चार्ज होती ही है। जब एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, मतलब बोले तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में है, हाँ भैया एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगी। तो बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन भी जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रही है तो वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रही है। ओके, गॉट इट। और ये जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, ओके, वो ट्रेवल करती है, वो आगे बढ़ती है। ओके, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आगे बढ़ती है। ओके, इन द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वेव और मैकेनिकल वेव्स। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हुआ मतलब इलेक्ट्रिकल वेव जनरेट हुई, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक वेव्स जनरेट हुई। ये इलेक्ट्रिकल वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स दोनों अब स्पेस में ट्रेवल करती है। फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से दिमाग में डालो। इलेक्ट्रॉन जब घूम रही है न्यूक्लियस के चारों ओर तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है,
तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव्स जनरेट कर रही है और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करेगी। ठीक है ना, समझ गए? अब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव्स इकट्ठे ट्रेवल करते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझे बात को? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव्स जब इकट्ठे ट्रेवल करते हैं, एक साथ ट्रेवल करते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगे। ओके, अब देखो कहानी। ओके, जो कहानी मैं बताऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखो, ये वाला चीज को आप देखो, इस ग्राफ को समझो। मान लो ये वाला जो पिंक लाइन है, इससे मैं इलेक्ट्रिकल वेव्स दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, ये पिंक लाइन से मैं इलेक्ट्रिकल वेव्स दिखा रहा हूँ, दिस वन। ओके, और मैं ब्लू लाइन से मैग्नेटिक वेव्स दिखा रहा हूँ। ओके, अब बच्चों ध्यान से आप गौर करना, इलेक्ट्रिकल वेव्स यदि y एक्सिस पे है तो आपको मैग्नेटिक वेव्स कौन से एक्सिस पे दिख रही है? एक्स एक्सिस पे लेटा हुआ है, ये वाला ऊपर है तो ये वाला क्या है? नीचे। तो मैग्नेटिक वेव्स किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस पे। समझ आ रही है ना? ओके, यस सर। ये वेव जो ट्रेवल कर रहा है वो कौन सी एक्सिस में ट्रेवल करेगी, ये आपको समझना है। देखो क्या बोला गया कि इलेक्ट्रिकल वेव्स यदि मान लो एक पल के लिए y एक्सिस पे है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल वेव्स को मैं E से बता रहा हूं, और मैग्नेटिक वेव्स मान लो x डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक वेव्स को मैं B से डिनोट कर रहा हूं, तो वेव्स जो है ना इकट्ठे ट्रेवल करेगी z एक्सिस के अलोन। ओके, बोलने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल वेव्स, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिकल वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स और वेव्स किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेगा। बोलने का मतलब कि यदि इलेक्ट्रिकल वेव्स y एक्सिस पे है, मैग्नेटिक वेव्स x एक्सिस पे है, तो वेव जो ट्रेवल करेगी वो z एक्सिस के अलोन ट्रेवल करेगी। समझ आ गया बात को? देख रहे हो ना, ये डायग्राम से समझ आती होगी। इलेक्ट्रिकल वेव्स y एक्सिस पे, मैग्नेटिक वेव्स x एक्सिस पे, तो ये वेव्स ट्रेवल कर रही है, दोनों वेव्स इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव्स दोनों बढ़ेगी z एक्सिस के अलोन। क्लियर? चलिए अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉन के मोशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ सकते हैं। ओके, अब वेव्स के कुछ गुण आप लोग जान लो, और जो आप लोग जानते होंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलो। देखो बच्चों, मुझे बताना, ये वेव का ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेस्ट की तरफ क्रेस्ट बोलते हैं। वेव के नीचे वाले पार्ट को हम लोग ट्रफ बोलते हैं। तो बच्चों मुझे एक बात बताना, यदि दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम नापे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। पढ़े हुए ना? वेवलेंथ को डिनोट करते हैं विद द लेटर लैम्डा। ठीक है ना? और वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट या टू ट्रफ। तो मुझे एक बात बताना, इसका यूनिट किसका यूनिट होगा? लेंथ का यूनिट होगा कि टाइम का यूनिट होगा? लेंथ होगा कि क्या होगा? लेंथ का है ना, फंडामेंटल यूनिट लेंथ ही होगी। तो हम लोग वेवलेंथ को मेजर करने के लिए लेंथ का ही यूनिट यूज करते हैं, बट नॉर्मली वेवलेंथ के केस में एंगस्ट्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है या नैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, 1 एंगस्ट्रॉम जो होती है दैट इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर।
ओके, या नैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। कोई बताएगा मुझे 1 नैनोमीटर कितना मीटर होता है? 10 to the power -9 10⁻⁻9 मीटर। वेरी गुड, समझ गए बात को? तो वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन दो क्रेस्ट या दो ट्रफ, जिसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ का यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर नॉर्मली। ओके, दैट इज 10 to the power -10 मीटर या 10 to the power -9 मीटर। ओके, बट हाँ, एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो हो सकता है कि स्टैंडर्ड यूनिट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप मोल में मोल बोल रहा हूँ, मीटर में कन्वर्ट कर लेना यदि एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि किसी एक पॉइंट से कितने सारे वेव्स पर सेकंड पास होंगे। ध्यान से सुन लो, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी एक पॉइंट से कितने सारे वेव्स प्रति सेकंड पास हो जाएंगे। ओके, जैसे मान लो 2 वेव्स हैं यहाँ पे। ओके, अब ये 1 सेकंड में ये दोनों यहाँ से यहाँ चल गए। ओके, तो दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी को नॉर्मली हम लोग डिनोट करते हैं विथ न्यू, कहीं कहीं म्यू से भी डिनोट करता है, बट हम लोग कहीं म्यू से डिनोट नहीं करेंगे, बट न्यू से ही डिनोट करेंगे। जो वी का थोड़ा ऊपर वाला मुंडी टेढ़ा किया रहता है, जिसको न्यू बोलते हैं। ओके, गॉट इट? अब फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का यूनिट होता है हर्ट्ज। ओके, या फ्रीक्वेंसी को मेजर की जाती है साइकिल पर सेकेंड्स में, CPS। आप दिमाग में रखिएगा 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। ओके, हर्ट्ज बोलो या साइकिल पर सेकेंड बोलो, दैट इज सेम। फ्रीक्वेंसी की और हायर यूनिट होती है किलो हर्ट्ज। 1 किलो हर्ट्ज बोलू या 1 मेगा हर्ट्ज बोलू, तो मुझे एक बात बताओ, 1 किलो हर्ट्ज कितना हर्ट्ज होगा? 10⁻³ हर्ट्ज। वेरी गुड, वेरी गुड। 1 मेगा हर्ट्ज कितना हर्ट्ज होगा? 10 to the power 6 hertz. 10⁻⁶। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। वेलोसिटी तो आपको मालूम है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम, है ना? वेलोसिटी तो आपको मालूम है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। अब आपको मैं बता दूं एक छोटा सा फैक्ट, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन travels with 3 into 10 to the power 8 मीटर प्रति सेकंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। ओके, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, एक्सरे हो, इंफ्रारेड हो, अल्ट्रावायलेंट हो, विजिबल हो, सब एक ही स्पीड से ट्रेवल करती है, जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ये ध्यान से रखिएगा दिमाग में, वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज सेम, 3 into 10 to the power 8 मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब देखो वेलोसिटी को डिनोट करते हैं विद द लेटर C। ओके, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको दिमाग में रखनी है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। इस फॉर्मूला को आप नहीं भूल सकते। ओके, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, इस फॉर्मूला को आप नहीं भूल सकते। ओके, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, ओके, और लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। अब बच्चों मुझे एक बात बताना, C तो कांस्टेंट हो गया। ओके, C तो हर केस में कांस्टेंट है। अब C बाय लैम्डा इज इक्वल टू न्यू मैं लिख सकता हूं, तो मुझे एक बात बताना, यदि मैं मानू C कांस्टेंट है, तो मुझे एक बात बताओ, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन कैसी है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। कम होगी। वेरी गुड, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब आ जाइए एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड क्या होता है मैं आपको फिगर से ही बता देता हूं, अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, ये वाला जो जीरो लाइन है ये वाला मीन पोजीशन है। अब इस पोजीशन से एक वेव कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ऊपर तक जाता है या कितना मैक्सिमम नीचे तक आती है, दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक वेव की मीन पोजीशन से, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, गॉट इट। अब बच्चों ध्यान से एक छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मान लो आपके पास एक लाइट वेव है जिसका एम्पलीट्यूड कुछ इस प्रकार है, ओके इतना, और एक लाइट वेव है जिसका एम्पलीट्यूड इतना है। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा लाइट वेव ज्यादा ब्राइट होगा आपको लग रहा है, पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला। नहीं, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हाई रहेगा ना वो ब्राइट लाइट होगी। ओके, ये दिमाग में रखिएगा। जिस लाइट वेव की एम्पलीट्यूड जितनी ज्यादा होगी उतनी ब्राइट होगी, यदि एम्पलीट्यूड कम होगी तो वो थोड़ा डिम लाइट होगा। गॉट इट, दिमाग में रखिएगा। हायर एम्पलीट्यूड मतलब ब्राइटर। एक और मैं फंडा आपको बता दूं, वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को हम लोग एक क्वांटिटी बताते हैं, दैट इज वेव नंबर। वेव नंबर को डिनोट किया जाता है न्यू डैश से, न्यू और ऊपर में डैश, तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है ना, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है वेव नंबर, ये दिमाग में रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, गॉट इट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेव से रिलेटेड चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं और देखते हैं आपने कितना समझा है। क्या होगा इसका आंसर? C. So both A and B. गुड। Say electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना। मैक्सवेल ने बोला था कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, वो किस तरह ट्रांसमिट होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ। Maxwell revealed that light waves are associated with So both A and B. इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक कैरेक्टर दोनों होंगे। अच्छा, ये वाला अभी बताया नहीं है, रुक जाओ थोड़ा सा, कुछ हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं चाहिए, बट मुझे आप बताओ कि किस तरह से मैं आगे बढ़ूंगा। देखो बेटा, मैं आज एक बात आप लोगों को, केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के दिनों में हो आप अभी 11th में, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दे रहा हूँ। केमिस्ट्री में सक्सेस का मतलब है एनसीईआरटी। ओके, देखो मैं आज आपको खुल के एक बात बता रहा हूँ, सुन लो मेरी ध्यान से। केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में बांट के स्टडी करते हैं, फिजिकल, ओके, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ये तीनों तो आपको मालूम होगा। फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी का एक एक एक्सरसाइज क्वेश्चन और एक एक जो बुक में क्वेश्चन हैं, बुक के बीच में क्वेश्चन दिए रहते हैं, उन सबको आप सॉल्व करोगे। गॉट इट। और फिर उसके बाद एनसीईआरटी का जब एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया तो फिर उसके बाद एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आती है। आपने सुना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के बारे में? क्लास 10 में भी सुना ही होगा। Yes, sir. यदि नहीं सुना है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। तो क्या करना है, फिजिकल इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन पहले बनाने हैं,
फिर उसके बाद हम लोग जो डीपीपी देते हैं उसको भी बनानी है, बट पहले एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन, फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, फिर उसके बाद हमारी डीपीपी को अच्छे से बनाना है। ओके, आप देखो ध्यान से, ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी काफी नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस को ऑर्गेनिक के हटा दी के, मतलब एनसीईआरटी में है ही नहीं, जो आपके जेई और मेंस के सिलेबस में, एडवांस के सिलेबस में, मेडिकल के सिलेबस में है। तो ऑर्गेनिक के लिए आपको बहुत सारी चीजें रेफर करनी पड़ेगी, बट चिंता मत करो, जब हम लोग पढ़ाएंगे आपको जो नोट्स देंगे वो सफिशिएंट रहेगी, और फिर क्वेश्चन इत्यादि बनाने के लिए वो सारे सेट आपको दिए जाएंगे। और 50 जगह छंगालने की जरूरत नहीं, और कहीं मत जाना। 1000 बुक देखोगे आप कंफ्यूज होगे, आप पागल होगे, और कुछ नहीं। ये 2 बुक मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और हमारे डीपीपी और मेरे नोट्स, उसके अलावा और कुछ नहीं आप छुओगे फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक के लिए मैं बताऊंगा चीजें आपको बाद में, जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं बताऊंगा। ओके, तो ये दिमाग में रखिएगा, समझिए बात को। कोई Yes, बुक sir. और कुछ खरीदने की अभी जरूरत आपको नहीं है, मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। मेरे नोट्स को पढ़ो, फिर एनसीईआरटी बुक को पढ़ो, बस काफी। आप चलो इस क्वेश्चन को बताओ। 2.19 10⁸ सर। जो भी है, मैं आंसर आपसे नहीं पूछा, मैं पूछा मुझे प्रोसेस बताओ। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। यस, और उसी क्या बोला गया है कि विविध भारती रेडियो स्टेशन, विविध भारती रेडियो स्टेशन सब जानते हैं, बोल रहा है कि वो ऑपरेट करती है इतना फ्रीक्वेंसी पे 1368 किलो हर्ट्ज पे। ओके, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेवलेंथ निकालने बोला गया। देखो आप सभी जानते हो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, आपको वेवलेंथ निकालने बोला गया है, तो लैम्डा इज इक्वल टू C बाई न्यू। और इस सम में बस एक ही गलती हो सकती है आपसे, किलो हर्ट्ज को आपको क्या करना है, इंटू 10⁻³ से करके हर्ट्ज में कन्वर्ट कर देना है ना। ये आपने कर लिया ना, बस ये करना है, क्योंकि आंसर जब आप मीटर में निकालोगे तो आपको किलो हर्ट्ज को भी हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सी का वैल्यू तो सबके लिए सेम होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको सी मालूम है, न्यू का वैल्यू दिया हुआ है, इंटू 10⁻³ लैम्डा आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। बोला गया किस रीजन का है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो आपको जानना चाहिए ये वाला रेडियो वेव्स होंगे। ओके, चलिए चलो थोड़ा सा और आपसे कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है? सबसे पहले स्पेक्ट्रम शब्द का मतलब समझो। देखो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ना, कोई भी चीज को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप सजा के रख दो तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मीन्स नथिंग, मतलब कोई भी चीज को आप छोटा से बड़ा सजा दो या बड़ा से छोटा सजा दो, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होती है ये देखते हैं। अब देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो एक प्रकार के नहीं ना होंगे, बहुत प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे। अब मुझे एक बात बताना, चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में विबग्योर भी आता है, वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सब आती है। अब मुझे एक बात बताओ, वायलेंट का जो फ्रीक्वेंसी होगा, रेड का क्या वही फ्रीक्वेंसी होगा? नो सर, नहीं ना, सर सबकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। ठीक उसी प्रकार एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी होगा, क्या रेड वाले लाइट का वही फ्रीक्वेंसी होगा? बिल्कुल नहीं, डिफरेंट होगी। नो सर, सबकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास साइंस ने जितने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जाना आज तक, यदि उन सब को हम लोग अरेंज करें और एक चार्ट बना ले, एक थियोरेटिकल चार्ट बना ले, और उस चार्ट को हम लोग इंक्रीजिंग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बनाएं, तो हम बोलते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। जैसे कि देखो क्या है, हमने एक चार्ट बनाया जहां पे हम लोगों ने क्या किया, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक ऑर्डर में सजा के रख दिया, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आई। अब आपको देखो ये याद रखना है, ध्यान से देखो, ये ऑर्डर को
और मैं आपको एक वर्ड बता देता हूं, याद रख सकते हो, GXU विमर। एक मिसिंग है यहाँ पे माइक्रोवेव्स वाला। ये वर्ड याद रख लोगे तो आपको सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऑर्डर याद रहेंगे दिमाग में। GXU विमर। ओके, GXU विमर मतलब G फॉर गामा रेज, X फॉर एक्स रेज, U फॉर अल्ट्रावायलेंट, V फॉर विजिबल, I फॉर इंफ्रारेड, M फॉर माइक्रोवेव्स एंड R फॉर रेडियो वेव्स। ओके, और ये वाला जो है, इधर से इधर आप जाते हो, इधर से इधर आप जाते हो तो आपकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है। ये दिमाग में रखिएगा, इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज होती है। अब मुझे एक बात बताओ, वेवलेंथ यदि इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में क्या होता होगा? डिक्रीज होता होगा, ठीक है ना? उल्टा डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होता होगा इस डायरेक्शन में। अब आपको दिख ही रही है, देखो दो वेव के बीच में वेवलेंथ काफी ज्यादा है और इधर आपको दिख रही है कि वेवलेंथ काफी कम है ना? गॉट इट? और एक गिवन एरिया में ज्यादा वेव्स हैं तो मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, दिख ही रही है आप लोगों को। अब विजिबल वाला को थोड़ा आप लोग याद रखना, विजिबल वाला इंपॉर्टेंट है। ओके, विजिबल वाला देखो, विबग्योर होती है, वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये रीजन होती है। अब आप ध्यान से देख के मुझे बताओ कि रेड वाले का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है कि सबसे कम है? ज्यादा। कम है सर। कम है ज्यादा। अरे ये फ्रीक्वेंसी कम है। अरे ये डायरेक्शन है ना, रेड वाले का फ्रीक्वेंसी क्या है? लीस्ट है, ये दिमाग में रखिएगा, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, और इसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। तो आप लोग याद रख लोगे, GXU विमर, यस सर। गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेंट, विजिबल, इंफ्रारेड, मैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स। ओके, ये दिमाग में रखिएगा। और इस डायरेक्शन में यदि हम लोग जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और वेवलेंथ बढ़ रही है, ठीक है? चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, मुझे बताना। सेम कहानी है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ओके, आपको क्या बोला गया है? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला गया है ना, फ्रीक्वेंसी निकालने के बोला गया तो C बाय लैम्डा। ओके, हम लोग क्या करेंगे, वायलेंट के लिए लैम्डा, बट इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 400 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, 750 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। C का वैल्यू तो आपको मालूम ही है ना, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, आप एक बार रेड का निकाल लेना और एक बार आप वायलेंट का निकाल लेना, ठीक है? ठीक है, निकाल लोगे आराम से। चलो मैं आपको एक आंसर दे रहा हूं, आप मुझे बताना कि कौन किसका होगा। एक आंसर आती है 7.50 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, एक आती है 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। कौन वाला किसका है बताओ? फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सर। ए वाला किसका है? ए वाला वायलेट का है कि रेड का है? वायलेट का। वायलेट का है, क्योंकि हाँ 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 सही सही, वायलेट का है, क्योंकि वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और रेड की फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो ये वाला रेड का है। ठीक है ना बच्चा, ये वाला वायलेट का।
समझ गए? यस सर। यस। ये वाला क्वेश्चन बना लोगे, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यू रेडिएशन ऑफ इतना वेवलेंथ, या सेम कहानी बन जाएगा ना आपसे? यस सर। यस सर। बना लेंगे, ठीक है। एक मिनट, किसी का ऑडियो होने बंद कर लो। देखो अब क्या होता है, वेव नेचर, प्रकृति के बहुत सारे फिनोमिनन में वेव नेचर दिखता है। ओके, प्रकृति के बहुत सारे फिनोमिनन में वेव नेचर दिखता है। ओके, वेव नेचर का एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। कोई भी चीज जिसके पास वेव नेचर होती है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज नोन एज डिफ्रैक्शन। उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज नोन एज डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लो एक पल के लिए रुक जाओ, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, आपको समझ आएगा। ये वाला देखो, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रही है कि इधर से पानी आ रहा है, ठीक है ना, इधर से पानी आ रहा है, और पानी जब एक छोटा सा ओपनिंग से पार हो रहा है, सॉरी पानी जब एक छोटा सा ओपनिंग से पार हो रहा है तो आपको दिख रही है कि एक सेमी सर्कुलर टाइप का पैटर्न बन रहा है पानी में, दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो वही बात होती, इसी को बोला जाता है डिफ्रैक्शन। देखो डिफ्रैक्शन एक्चुअली क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ये एक नेचर के फिनोमिनन आपको दिखाया मैं, कि जब आप किसी भी वेव को, जैसे वाटर की वेव होती है, किसी भी वेव को आप एक छोटे से ओपनिंग से पास करवाते हो तो वो सेमी सर्कुलर पैटर्न बनाता है। सेमी सर्कुलर पानी के पैटर्न बन रहे हैं ना, ओके, वो एक सेमी सर्कुलर पैटर्न बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इज व्हाट, कि कोई भी, ध्यान से सुनो, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में ये देखा गया, ध्यान से देखिएगा, सुनो मेरी बात को, कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में ये देखा गया कि उसको जब एक छोटे से ओपनिंग से पास करवाया गया ना तो वो ऐसे ऐसे सेमी सर्कुलर पैटर्न में बेंड हो रहा। तो अब मुझे एक बात बताना, मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले कि डिफ्रैक्शन एक फिनोमिनन होता है, वेव का फिनोमिनन होता है, जो क्या होता है, छोटे से ओपनिंग से यदि कोई वेव पास होता है तो वो सेमी सर्कुलर पैटर्न में बेंड हो जाता है। तो यहाँ पे देखा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी जब छोटे से ओपनिंग से पास हो रहा है तो सेमी सर्कुलर पैटर्न में बेंड हो जा रहा है। तो मुझे एक बात बताइएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव नेचर है, ये हम प्रूव कर सकते हैं कि नहीं? डिफ्रैक्शन शो कर रहा है ये इसलिए। ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात को, डिफ्रैक्शन वेव का प्रॉपर्टी होता है। ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में देखा गया कि छोटे से ओपनिंग से निकल रहा है तो भैया सेमी सर्कुलर पैटर्न बता रहा है। तो मतलब डिफ्रैक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो कर रहा है, इसका मतलब इसके पास वेव नेचर है। तो नेचर के इस फिनोमिनन से हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव नेचर है। ओके, तो देखो क्या होती है, बेंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की होती है। ओके, एक छोटे से ओपनिंग के और जहां सेमी सर्कुलर पैटर्न बनता है। तो इससे प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव नेचर है, क्योंकि डिफ्रैक्शन इज अ वेव फिनोमेनन। एक दूसरा होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, मान लो ये वाला वेव ए है, ये वाला वेव बी है, इसकी मान लो एम्पलीट्यूड 5 है, इसकी एम्पलीट्यूड 5 है। अब मानो ये दोनों वेव जब ऐड हो गई, मानो ये दोनों वेव आपस में मिल गया, तो ये देखा जाता है कि इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है, 10 हो जाती है। ओके, तो ये इनको बोलते हैं हम इन फेज वेव्स। इन फेज वेव्स बोलने का मतलब देखो, क्रेस्ट क्रेस्ट एक लाइन में है, ट्रफ ट्रफ एक लाइन में है, मतलब क्रेस्ट जहां पे एक वेव का है, क्रेस्ट दूसरा वेव का वहां पे भी है, ट्रफ ट्रफ एक लाइन में है। तो ऐसे वेव्स को बोला जाता है इन फेज वेव्स। अब इन फेज वेव्स जब आपस में मिलते हैं तो एम्पलीट्यूड क्या होती है,
एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाती है। इस फिनोमिनन को बोला जाता है इंटरफेरेंस। ओके, अब ये देखा गया कि मान लो कि ये वाला एक लाइट वेव है ए, मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ए, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बी। ये देखा गया कि ये दोनों जब आपस में टकराई तो एक ब्राइट रीजन मिल रहा है, मतलब और ब्राइट लाइट हो गई। लाइट ब्राइट कब होगी? जब दोनों की वेवलेंथ एड अप होके एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गई, तब ना ब्राइट होगी। गॉट इट? तो ये देखा गया कि ये जो इंटरफेरेंस वाला फिनोमिनन है कि दो वेव्स आपस में मिलती है तो एम्पलीट्यूड एड अप हो जाता है, ये फिनोमिनन भैया आपका लाइट वेव्स भी शो कर रही है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वाले वेव्स भी शो कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो रेडिएशंस होते हैं उसके पास वेव नेचर है, क्योंकि ये इंटरफेरेंस वाला प्रॉपर्टी शो कर रही है। ओके, और जहां पे एम्पलीट्यूड ऐड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो आउट ऑफ फेज वेव्स के साथ देखा गया है। कोई भी एक नॉर्मल वेव, मान लो ए वेव है, बी वेव है, आउट ऑफ फेज मतलब क्रेस्ट देखो इसका जहां पे उसका ये ट्रफ है, ट्रफ जहां पे इसका क्रेस्ट है, तो मान लो इसकी 5 है एम्पलीट्यूड, इसकी भी 5 है, तो ये दोनों नॉर्मल वेव जब आपस में एडअप होती है तो ये ऊपर 5 खींच रहा है, ये नीचे 5 खींच रही है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है और एकदम जीरो एम्पलीट्यूड हो जाती है। ठीक उसी प्रकार देखा गया कि एक लाइट वेव लिया गया ए, एक दूसरी लाइट वेव ली गई है बी, जब दोनों आपस में मिलते हैं और आउट ऑफ फेज है तो एकदम डार्क रीजन मिल रहा है। डार्क रीजन मिल रहा है इसका मतलब क्या? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है कि नहीं? इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये वाला फिनोमिनन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी शो कर रहा है। तो इन दो फिनोमिनन से हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव नेचर है। तो क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि नेचर के कौन से फिनोमिनन को वेव नेचर एक्सप्लेन करता है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। बट इसके डिटेल्स में आपको नहीं जाननी है, बट जितना बताया उतना ही दिमाग में रखो, क्योंकि ये सारे आप लोग वेव ऑप्टिक्स में 12th में पढ़ोगे, फिजिक्स में। गॉट इट? बट केमिस्ट्री में भी इसका थोड़ा सा जरूरत है, इसलिए हल्का सा आपको यहाँ पे जानना चाहिए। ओके, तो आप लोग समझ गए ना डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि एक छोटा सा ओपनिंग से पास होना, सेमी सर्कुलर पैटर्न बना देना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो कर रही है, इसका मतलब वेव नेचर है इसके पास। इंटरफेरेंस भी आप लोग समझ गए कि वेव्स की एम्पलीट्यूड एडअप होती है। दो टाइप के इंटरफेरेंस, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो कर रही है। तो भैया वेव नेचर तो है कि? तो नेचर के फिनोमिनन डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस वेव नेचर को बता रही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज को आगे ले चलेंगे, बट चलो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये लेक्चर को एक बार रिपीट करके जरूर देखना, ठीक है ना? थोड़ा है टफ लेक्चर ये। क्या होगा इसका आंसर? सर सी। से ए। Many types of electromagnetic radiation differ from one another in wavelength constitute a electromagnetic spectrum होगा, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनके अलग अलग वेवलेंथ वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। Which is correct about Hertz? हर्ट्ज के लिए कौन कौन? डी सर, ऑल ऑफ द अबव। सर डी, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हेनरिच हर्ट्ज पे इसका नाम रखा गया है। इसका मतलब होता है कितने सारे वेव्स एक गिवन पॉइंट से पास हो रही है प्रति सेकंड। तो फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि आज थोड़ा जो टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थोड़ा था, क्योंकि पहले क्लास में कुछ बच्चों के लिए थोड़ा टफ होगा आज। पुराने 2 लेक्चर प्लीज देख लेना आप लोग। थैंक यू फॉर टुडे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।